इस वैज्ञानिक के कारण आज 15 साल पीछे है भारत। दोस्तों, थ्री इडियट्स वाले इन भाई साहब को तो आप जानते ही होंगे। ये भाई साहब आजकल बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह इनकी हाल ही में आई फिल्म रॉकेटरी है, जिसमें एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी बताई गई है जिसकी वजह से भारत आज 15 साल पीछे है। वरना आज भारत की इसरो, नासा जैसी स्पेस एजेंसी को भी धूल चटा रही होती। तो क्या है पूरी कहानी और कौन है नंबी नारायण, जिसकी वजह से सारी चीजें हुई? क्यों इन्हें देशद्रोही घोषित किया गया और फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? आज की वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो इस समय दुनिया की सबसे एफिशिएंट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जहां बहुत ही तेजी से विकास हो रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है, ये जितनी भी चीजें आज हो रही है, ये आज से 2 दशक पहले ही देखने को मिल जाती। पर अमेरिका ने एक ऐसी साजिश रची जिसमें फंसकर भारत अपने ही लोगों को बर्बाद कर दिया। अमेरिका की साजिश के कारण ही एक ऐसे वैज्ञानिक को देशद्रोही घोषित कर दिया गया जो नासा का ऑफर ठुकरा कर अपने देश का विकास करना चाहता था। और अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो भारत आज स्पेस रिसर्च के मामले में इतना पीछे न जाता। हम बात कर रहे हैं नंबी नारायण की, जिनके ऊपर बनने वाली फिल्म रॉकेटरी आजकल बड़ी धूम मचा रही है। इन सारी चीजों की शुरुआत होती है आज से लगभग 40 से 50 साल पहले, जब भारत की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नई मार्केट में आई थी। रूस और अमेरिका आपस में एक दूसरे से प्रतियोगिता करने में लगे हुए थे। जहां रूस ने अंतरिक्ष में सबसे पहले इंसान भेजकर रिकॉर्ड बना दिया, तो वहीं अमेरिका ने चांद पर सबसे पहले अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर दुनिया को ये दिखा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। हालांकि भारत लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और उस समय मंगल ग्रह पर उपलब्धि हासिल करनी बाकी थी, जिसके पीछे रशिया और अमेरिका तो लगा हुआ ही था। और इसके साथ साथ भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं हट रहा था। बस मुश्किल ये थी कि हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी थी। तब रिसर्च से जुड़ी टेक्नोलॉजी के लिए भारत को अमेरिका, रशिया या फिर फ्रांस जैसे देशों से मदद लेनी पड़ती थी। और ये देश अपने पास मौजूद टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर काफी महंगे दामों में चीजें बेचते थे, जिसकी वजह से भारत एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहा था। वरना भारत के पास अच्छे वैज्ञानिकों की कोई कमी नहीं थी। एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर नंबी नारायण तक हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप भारत के मंगल मिशन के रूप में देख सकते हैं, जहां द मार्टियन फिल्म में जितने पैसे लगे थे उससे भी कम पैसों में भारत का मंगल मिशन सफल हुआ था। हालांकि ये सारी चीजें 15 साल पहले ही हो जाती, परंतु दूसरे देश भारत की मदद करने से पीछे हट रहे थे। जिसके बाद भारत ने खुद से टेक्नोलॉजी विकसित करने का फैसला किया। उस समय इसरो के चेयरपर्सन की कुर्सी पर विक्रम साराभाई बैठे थे। तभी उनकी नजर नंबी नारायण पर पड़ी, जो उस वक्त रॉकेट के लिए पेलोड इंटीग्रेटर के तौर पर काम कर रहे थे। उस समय नंबी नारायण केवल इंजीनियर पास थे और इसरो में काम करने के लिए हाईली क्वालिफाइड होना बड़ा जरूरी होता था। विक्रम साराभाई का मार्गदर्शन लेने के बाद नंबी नारायण ने मास्टर्स करने का फैसला किया और फिर वो तिरुवनंतपुरम के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। जिसके बाद साराभाई ने अपनी कोशिशों से नंबी नारायण को नासा की फेलोशिप भी दिलवा दी और वहां से उन्होंने केमिकल रॉकेट पॉपुलेशन में मास्टर डिग्री हासिल की, वो भी सिर्फ 10 महीने के अंदर, जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था। नंबी नारायण के तेज दिमाग और उनकी उपलब्धियों को देखकर नासा ने उन्हें अपने यहाँ काम करने का ऑफर दिया। लेकिन इतने बड़े ऑफर को ठुकराते हुए नंबी नारायण भारत की स्पेस एजेंसी इसरो में काम करने के लिए चले गए, क्योंकि वो अपने देश में रहकर अपने देश का विकास करना चाहते थे, न कि नासा में काम करके ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नंबी नारायण इसरो में काम करने लगते हैं, जिसके बाद 1970 के दशक में उन्होंने भारत में फ्यूल रॉकेट तकनीक की शुरुआत की। साथ ही वो भविष्य के लिए नई तकनीकों पर काम कर रहे थे और उन्होंने भारत में पहली बार लिक्विड प्रोपेलेंट मोटर भी तैयार की। इन सारी चीजों के साथ वो भारत की स्पेस एजेंसी को और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाने में लगे थे। 90 के दशक तक उन्होंने भारत के लिए काफी कुछ किया, जिसकी वजह से उन्हें सराहा भी गया, क्योंकि नंबी नारायण का पूरा फोकस स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर था, जिसे विकसित करके वो कम खर्चे में ज्यादा दूर और ज्यादा बेहतर तरीके से उड़ने वाले रॉकेट को बनाना चाह रहे थे, जिसके लिए एक बेहतरीन इंजन तैयार करना बहुत जरूरी था। ये वो समय था जब नंबी नारायण क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उन्होंने सरकार को भरोसा दिलाया था कि हमारा भारत भी स्पेस रिसर्च में पूरी तरह से सक्षम है
और अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, जिसकी बदौलत हमें कभी भी किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी और आने वाले समय में भारत बहुत ही सस्ते में स्पेस मिशन पर आ जाएगा। नंबी नारायण की इस प्रोजेक्ट में लगने वाली मेहनत और लगन को देखते हुए इसे क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया गया। आपको बता दें, क्रायोजेनिक इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो कि लिक्विड फ्यूल से चलता है। ये स्पेस टेक्नोलॉजी का वो हिस्सा है जिसमें ईंधन के तौर पर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के आने से पहले रॉकेट में सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से रॉकेट का वजन बहुत भारी हो जाता था और वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता था। साथ ही सॉलिड फ्यूल बहुत ही महंगा भी होता था और ना ही उतना कारगर भी। इसीलिए उस वक्त किसी भी स्पेस मिशन को करने के लिए भारत का बहुत सारा पैसा खर्च होता था, पर क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के आ जाने से स्पेस मिशन काफी ज्यादा और बेहतर हो गए, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन से बेहतरीन पावर और थ्रस्ट प्रोड्यूस होती थी जो इंजन को दूर तक ले जाने में मदद करती थी। 90 के दशक में रशिया और अमेरिका पहले ही इस तरह का इंजन तैयार कर चुके थे और अब बारी थी भारत की, जहां इस प्रोजेक्ट का आधे से ज्यादा काम हो गया था। क्रायोजेनिक इंजन तैयार होने वाला था, तभी अमेरिका और रूस को इसके बारे में पता चल जाता है। भारत में तैयार होने वाली इस टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते ही दोनों देश पूरी तरह से बौखला जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर भारत इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर लेता है तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। पहला नुकसान तो आर्थिक रूप से होगा, क्योंकि वो भारत को महंगे दामों में अपने रिसोर्सेज नहीं बेच पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत आगे बढ़ जाता है तो आगे चलकर वो उन्हें टक्कर देने के लिए खड़ा हो जाएगा, और ये चीज कोई भी नहीं चाहता था। खास करके अमेरिका तो भारत को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना देना चाहता था। इसीलिए उसने एक ऐसी साजिश को अंजाम दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। साल 1994 में केरल की पुलिस ने मालदीव्स की मरियम राशिदा नाम की महिला को गिरफ्तार किया। मरियम की गिरफ्तारी के वक्त उसके पास इसरो के कुछ रॉकेट इंजन के डिजाइन मिले। ये वही डिजाइन थे जो स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने थे। कहा जा रहा था मरियम इन डिजाइन को पाकिस्तान के हाथों बेचने वाली थी, जिसके बाद पुलिस ने इसरो के टॉप साइंटिस्ट और क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नंबी नारायण के साथ ही 2 और वैज्ञानिक डी सक्शुमरन और डिप्टी डायरेक्टर के चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया। इसके अलावा रूसी स्पेस एजेंसी के भारतीय प्रतिनिधित्व SK शर्मा और मरियम के दोस्त फौजिया हुसैन को भी गिरफ्तार किया गया। इनके सभी के ऊपर इसरो के क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेचने का आरोप लगा। गिरफ्तार हुई दोनों महिलाओं का कहना था कि उन्होंने वैज्ञानिकों को हनी ट्रैप में फंसाकर डिजाइन हासिल किए थे, जिसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नंबी नारायण से जांच पड़ताल की, लेकिन वो बार बार यही बोल रहे थे कि उन्हें फंसाया जा रहा है। ये सारे इल्जाम बेबुनियाद है। वो शुरुआत से ही पुलिस को ये बता रहे थे कि ये सारी साजिशें इंटरनेशनल तौर पर हो रही है ताकि क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट को रोका जा सके, लेकिन पुलिस उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। किसी ने उन पर भरोसा नहीं किया, उल्टा उन्हें गद्दार घोषित कर दिया। देश की मीडिया बिना सोचे समझे उनके ऊपर लगातार न्यूज चला रही थी। अखबारों में उनकी तस्वीरें आ रही थी, हर जगह उन्हें गद्दार कहकर लोग बुला रहे थे। यहाँ तक कि इनके घर वालों को भी लोग गद्दार कहने लगे। कोई ना तो इनके परिवार वालों को राशन देने को तैयार था, ना ही अपने रिक्शे में बैठाने के लिए। इन सारी चीजों से जूझते नंबी नारायण ने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया, लेकिन इनके परिवार वालों ने समझाया कि अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, वरना लोग तुम्हें जिंदगी भर गलत ही समझेंगे। तुम्हें अपनी सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। ये लगातार अपनी बेगुनाही के लिए गुहार लगाते रहे। शुरुआत के 50 दिनों तक इन्हें जेल में रखा गया और फिर अगले 2 सालों तक अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा इन पर अत्याचार हो रहे थे, पर ये कभी टूटे नहीं। 26 सालों के कड़े संघर्ष के बाद जब इनका केस CBI के पास गया तो इन्होंने अपनी जांच पड़ताल शुरू की, और फिर पता चला ये सब तो इसरो के खिलाफ होने वाली साजिश थी, जिसका खामियाजा नंबी नारायण को इतने लंबे समय तक भुगतना पड़ा। कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन इन चीजों से फायदा नहीं था। पुलिस की एक बेवकूफी के कारण आज भारत विज्ञान के क्षेत्र में इतना पीछे चल रहा था, वरना अब तक तो हम नासा को पछाड़ चुके होते। इन चीजों के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।